अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल हमने डाटा को ऑर्गेनाइज और क्लीन करने के हवाले से कुछ चीज़ें सीखी थी, जिनमें जिसमें से डाटा को सॉर्ट करना। और सॉर्ट करने के हमने दो मेथड देखे थे, सिंपल सॉर्ट और मल्टीपल सॉर्ट, यानी मल्टीपल लेवल सॉर्ट। सिंपल सॉर्ट में हमने देखा था कि हम एक कॉलम की बेस पे डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सॉर्टिंग करने से क्या होता है कि आपके जो पूरी रो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिहाज से ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। मल्टीपल कॉलम में हमने देखा कि हम एक से ज़्यादा कॉलम को यूज़ करते हुए डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और डाटा को सॉर्ट करना हमारे लिए अक्सर हेल्पफुल होता है। फिर हमने डाटा की फ़िल्टरिंग भी की थी। फ़िल्टरिंग में ये था कि डाटा हमारा सारा अवेलेबल होता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बेस पर या पर्टिकुलर फ़िल्टर की बेस पे डाटा को शो या हाइड कर सकते हैं। इसमें हमने टेक्स्ट फ़िल्टर भी किया था, नंबर फ़िल्टर भी किया था। बाकी जैसे डेट फ़िल्टर है या कस्टम फ़िल्टर भी हमने थोड़ी सी ट्राई की थी, जिसमें इक्वल या नॉट इक्वल टू, बिटवीन वगैरह की ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। तो आज हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने के हवाले से देखना है। डाटा में अक्सर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यू स्टैटिस्टिकली भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट डिलीवरी का इशू है, आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो शिप करनी है और आप उसे टू टाइम शिप कर देते हैं, तो वो फाइनेंशियल लॉस भी और जो आपके एफर्ट्स हैं उसका लॉस भी होगा। तो हमने सबसे पहले डाटा को, जो यानी डबल डाटा एंट्री हो चुकी है, उसे रिमूव भी करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये कल वाला डाटा है, इसी डाटा को हम बेस बनाकर थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि डुप्लीकेट डाटा हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस ये डाटा पहले कम था, मैंने थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर दिया, रैंडमली कुछ वैल्यूज हैं वो रिपीट कर दी हैं। तो डुप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है? डाटा को डुप्लीकेट यानी रिमूव डुप्लीकेट के हवाले से करने के लिए हमें क्या करना है कि आप डाटा में जाएंगे और डाटा में जाकर डाटा टूल्स के नाम से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिसमें एक इंफॉर्मेशन आपके पास है रिमूव डुप्लीकेट। ये छोटा सा एक क्रॉस सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव इस टूल का क्या है कि डिलीट डुप्लीकेट स्टोर्स फ्रॉम अ शीट। तो आप शीट से डुप्लीकेट्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अब डुप्लीकेट्स आपने कैसे रिमूव करने हैं और किस बेस पे करने हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेटस कॉलम में आता हूँ और इसे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें है कि आप किन कॉलम की बेस पे डुप्लीकेट रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त मैंने सारे के सारे ही कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं। ये तमाम कॉलम की बेस पे डुप्लीकेट रिमूव करने की कोशिश करेगा। मैंने ओके किया और इसमें कोई भी डुप्लीकेट रिमूव नहीं हुआ, कि इस शीट में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब सपोज करें कि मैं ऑर्डर नंबर 1010 को रिपीट कर देता हूँ 1020 के साथ, और अब हम ट्राई करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए उसने कहा कि वन डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो फाउंड हुआ और 24 यूनिक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। और नोट दैट द काउंट में इंक्लूड एम्प्टी सेल एंड स्पेसेस। यानी वो एक, यानी जो अगर डाटा में आपके पास एम्प्टी सेल्स हैं तो उनकी काउंट जो है वो अक्सर जो है मिसमैच हो सकती है, लेकिन एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसने रिमूव कर दिया। हम ज़रा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि डुप्लीकेशन किस बेस पे उसने की है, और क्या ये सेम रिकॉर्ड था। तो अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, बाय चांस मेरे के लिए सेम ही रिकॉर्ड आ गया था, तो मैं इसे येलो कलर दे देता हूँ। और ये जो मैंने 1010 किया था, ये एग्जैक्टली चूंकि सेम नज़र आ रहा है हमें, जिसकी बेस पे उसने इसे रिमूव कर दिया। यानी डेट भी सेम है, रीजन भी सेम है, ऑफिस सप्लाइज, अमाउंट, शिपमेंट वगैरह ये सारा कुछ। मैं इसकी अमाउंट सेल अमाउंट चेंज कर देता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है। तो अगेन हम वही डाटा में जाते हैं, डुप्लीकेट डिलीट करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, और नो डुप्लीकेट फाउंड। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट रिमूव होते हुए उसने क्या किया कि तमाम कॉलम्स को वन बाय वन कंपेयर किया, क्योंकि हम यहाँ पर तमाम कॉलम ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज करें कि हम सारे कॉलम सेलेक्ट नहीं करते, मैं तमाम को अनसेलेक्ट कर कर सिर्फ स्टेटस की बेस पे ट्राई करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखें इसने क्या किया कि 22 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए। वो तमाम नंबर्स जो शिप, फॉर एग्जांपल शिफ्ट थे, फर्स्ट शिप के अलावा बाकी जितने भी शिफ्ट स्टेटस थे वो सारे के सारे ऑर्डर रिमूव कर दिए।
ऐसे ही पेंडिंग और ऐसे ही कैंसल्ड। अब इसमें अपने ख्याल रखने हैं, इस वक्त तो ये अंडू हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सेव कर कर फाइल क्लोज कर दी तो फिर ये अंडू नहीं होगा। तो रिमूव डुप्लीकेट में आपने हमेशा एक एहतियात करनी है, कभी भी आपने डुप्लीकेट रिमूव करते हुए फाइल सेव कर कर फ़ौरन क्लोज नहीं करनी। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपनी डाटा का बैकअप बना लें। बैकअप बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप उसकी कॉपी बना लें। ठीक है, आप उसकी जब कॉपी बना लेंगे तो एक तरह से ये इसका एक बैकअप बन जाएगा। मूव और कॉपी हमने पहले सीखा हुआ है। कॉपी को क्लिक करें, ओके कर दें। अब आप बेशक ये आपका ओरिजिनल डाटा हो गया, ये आपका रिमूव डुप्लीकेट वाला डाटा हो गया। इस रिमूव डुप्लीकेट वाले डाटा में अब आप इजीली डाटा को रिमूव कर सकते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड की बेस पे या जैसे मैंने स्टेटस की बेस पे किया था। आप अगर किसी 2 कॉलम की बेस पे करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हम 3 कॉलम की बेस पे ट्राई करते हैं तो देखें उसने 1 डुप्लीकेट रिमूव किया है, यानी मैचिंग 3 कॉलम पे जो मैचिंग हुई है सिर्फ उसने उसके मुताबिक रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा मेन डुप्लीकेट रिमूव करने के हवाले से कि हमने जब भी डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो हम डाटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, तमाम कॉलम सेलेक्ट कर कर फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। तो तमाम कॉलम्स के जो सेल्स हैं वो आपस में कंपेयर होंगे। कंपेयर होने के बाद अगर वो सेम होंगे तो डाटा से रिमूव हो जाएगा। हमेशा ये ख्याल करना है आपने कि डुप्लीकेट डाटा डिलीट की सूरत में कोशिश करें कि अपनी ओरिजिनल डाटा की कॉपी ज़रूर रखें। वैसे तो बेस्ट वे यही है कि आप जब भी कोई काम डाटा क्लीनिंग का करें तो जो ओरिजिनल फाइल है वो अलहदा रखें। यानी ऐसा ना करें कि आप शीट्स बना लें, बस मेरे पास ये फाइल है तो आप इस फाइल को कॉपी करें और पेस्ट कर दें यहाँ पर, और इसका नाम फॉर एग्जांपल रख दें ओरिजिनल डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा, या फिर जैसे आप करते हैं रॉ डाटा या डाटा 1, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे कि ये वो डाटा है जो मैंने इनिशियली कलेक्ट किया था। जैसे एक्चुअल डाटा भी बाज़ लोग नाम रख देते हैं। ठीक है, आप इसके वर्जन्स भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 के आप कैसे कैसे उसे अपडेट करते रहे। अब इस फाइल को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप इस फाइल पे काम करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी ओरिजिनल फाइल है तो इसे आप ऐसा चेंज नहीं करेंगे। रॉ डाटा है, ओरिजिनल डाटा जो आपने खुद कलेक्ट किया था, और ये वो डाटा है जिस पे आपने अमेंडमेंट्स करनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वही डाटा है जिस पे आपने अमेंडमेंट्स करनी है, तो आपने इसे सॉर्ट करना है, आपने इसे डिलीट करना है, वट एवर वो जो कुछ भी करना है अब आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत एक्टिविटी हो गई, यानी कोई ऐसा काम भी हो गया जिससे अननेसेसरी डाटा जो है वो चेंज हो गया, डिलीट हो गया, सेव नहीं हुआ, तो आपके पास एक्चुअल डाटा ज़रूर मौजूद होगा। रिमूव डुप्लीकेट के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप डाटा को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स करें, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ में वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से रिमूव डुप्लीकेट काम करती है। बेसिकली ये क्या काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑर्डर्स में आ जाता हूँ, इन ऑर्डर्स वाले उसमें आ जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट सेल, तो ये क्या करेगा कि डुप्लीकेट सेल्स को हाईलाइट कर देगा। आप इनकी कलर्स वगैरह जो भी चेंज करना चाह रहे हैं, यानी जैसे येलो है, रेड है, ग्रीन है, या कोई कस्टम फॉर्मेटिंग आप देना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब मैं ऐसे जो है वो ऑरेंज टाइप कलर देना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ, और इसे डबल अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ, ओके कर दें, तो ये सेल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो अब आपको ये पता है कि ये 2 ऑर्डर डुप्लीकेट हैं। ये सिर्फ हाईलाइट करेगा, डिलीट नहीं करेगा, लेकिन ये कॉलम की बेस पे होगा। अगर आप तमाम कॉलम को सिलेक्ट करके करेंगे तो जो सिलेक्टेड में जितने भी आपस में मैच हो रहे होंगे वो सारे के सारे ही हाईलाइट कर देगा। तो कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो विजुअल वे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इसे मैं ट्राई करता हूँ, हाईलाइट डुप्लीकेट्स, तो ये देखें सारे के सारे ही हाईलाइट हो गए। तो एक तरह से नुकसानदेह भी है, लेकिन विजुअल फॉर्म में ये आपके लिए यूजफुल भी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस। हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था और कुछ हद तक हमने सुहेब की असाइनमेंट भी डिस्कस की थी कि हमारा अगर डाटा एंटर ठीक ना हो, उसमें प्रॉब्लम्स हों और डाटा शीट बहुत बड़ी हो, तो हम बहुत सारा काम अपना फाइंड एंड रिप्लेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपने फाइंड एंड रिप्लेस में जाने तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
तो हम इसी के मुताबिक चलते हैं, बल्कि सुहेब की असाइनमेंट पे भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो सर्च करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो देखें एक बॉक्स आ गया, इसमें दो कंपोनेंट हैं, फाइंड, ये सिर्फ फाइंड करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट्स करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो आपको फाइंड कर देगा कि किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो फाइंड कर देगा। फाइंड ऑल करता हूँ तो पूरी शीट में ये जितने भी टाइम रिपीट हो रहा होगा वो आपको बता देगा कि शीट 1 में ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है और किस सेल में टी शर्ट नाम का जो वर्ड है या वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, वो एग्जिस्ट करती है। आप नंबर भी सर्च कर सकते हैं, यानी शीट पे जो कुछ भी मौजूद है ऑलमोस्ट वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने 15.99 किया। अब सपोज करें कि 15.99 की बजाय मुझे यहाँ पे एंटर करना था 16.99। तो अब क्या होगा कि 15.99 सिर्फ एक अकरेंस से, ये जहाँ कहीं पे भी होगी, जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये 16.99 हो गया और मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल सी प्रॉब्लम आ गई कि इसके साथ करेंसी वैल्यू खत्म होगी। अभी एक्चुअल में टेक्स्ट के तौर पर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर इसकी करेंसी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, डॉलर करेंसी। जी ये टेक्स्ट के तौर पे ही, हाँ जी ये सॉरी मुझसे डबल डॉट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो डबल डॉट की वजह से उसने करेंसी, चूंकि इस वक्त उसने आर एस ली है, इसका मतलब है कि मैंने कोई कस्टम सेटिंग की हुई है जिसकी वजह से मेरे पास आर एस के नाम से करेंसी वैल्यू आ रही है। तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कस्टमाइज वैल्यू मैंने चूज की है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे रीजनल सेटिंग की बेस पे आ रहा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें डिफरेंट करेंसी मौजूद है। ये हमें जैसे जैसे गाहे बगाहे चीज़ें मिलती रहेंगी हम रैंडमली इन्हें डिस्कस करते रहेंगे। एनी हाउ हम अगर करेंसी वैल्यू ना लें और डॉट को सही तौर पर पुट करें तो ये ऑटो डिसाइड कर लेगा। फिर हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं और मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यस सर्च करना है। तो फाइंड ऑल किया, तीन जगह पे उसने फाइंड किया। यस को मैं लिखना चाह रहा था इस तरह से, मैंने लिखा ठीक हुआ है लेकिन मैं ऑल कैपिटल्स में करना चाह रहा था और इन तमाम को करना चाह रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं रिप्लेस करूँ, मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो उस वो आपको बताएगा कि तीन रिप्लेसमेंट उसने की हैं, तीन जगहों पे यस था जिसे कैपिटल यस में लिखा गया। लेकिन इसमें अपने रिप्लेस ऑल में केयरफुल होना है। बाद दफ़ा ऐसे वर्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए, जब आप कोई सर्वे रिसर्च करेंगे तो पॉसिबली डाटा आपके पास आ सकता है लिकट स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री। सपोज आमतौर पे जब हम इन इस तरह के क्वेश्चंस को रेट करते हैं तो इसका हम न्यूमेरिकल कोड फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1, या बाज़ दफ़ा हम रिवर्स वे में भी लेते हैं 1 2 3 4 5। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं। एनी हाउ आपने जो भी न्यूमेरिकल कोडिंग यूज़ की है उस न्यूमेरिकल कोडिंग के मुताबिक, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स का रिस्पॉन्स था और हम कहते हैं कि सपोज यही रिस्पॉन्स है। ठीक है, मुख्तलिफ ये कस्टमर्स थे, प्रोडक्ट्स थी, इनका रिस्पॉन्स आ गया। आपने कुछ डाटा एंट्री गलत कर दी या आपने करेक्शन करनी है, आप एग्री को चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि एग्री जो एक्चुअली न्यूट्रल था। ठीक है, तो मैंने बगैर सोचे समझे रिप्लेस ऑल कर दिया, तो इसने क्या किया कि जहाँ कहीं एग्री था वहाँ पर न्यूट्रल चेंज हो गया। तो ये यानी आपने जब इस तरह की चेंज करनी है तो केयरफुल होना है कि कोई ऐसा वर्ड आप फाइंड कर कर रिप्लेस ऑल ना कर दें जो किसी और कंपोनेंट में भी रिपीट हो रहा हो। इन चीज़ों का अपने लाजमी तौर पे ख्याल करना है। तो इसलिए मैंने आपसे सजेस्ट किया कि जब भी आप इस तरह का काम करें कोशिश करें कि डाटा का बैकअप बना लें, उसके बाद काम शुरू करें। एनी हो आप यहाँ पे अंडू कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन सेव और क्लोज करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले कोई क्वेश्चन है, या फिर अगर आप कहते हैं कि यहाँ तक एंड करते हैं तो हम एंड भी कर सकते हैं। जी सोहेब, है कोई क्वेश्चन? नहीं सोहेब सर, क्लियर है अभी तक तो। क्लियर है, तो नेक्स्ट भी पढ़ लें या एंड कर दें बस? सर जैसे आपका दिल करे। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में एक आसान सा टॉपिक है, स्टैटिस्टिकली तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक डेटा एंट्री में हमें बाज़ दफ़ा बड़ा यूज़फुल सा हो जाता है। तो मैं इस फाइल में डाटा को थोड़ा सा डुप्लिकेट कर लेता हूँ
इस तरह से, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे डाटा मूव करने के लिए एरो की के ज़रिए से, पेज अप डाउन के ज़रिए से जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी आप स्क्रॉल बार के ज़रिए से करें या, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि देखें जो फर्स्ट रो है, अब मुझे नहीं मालूम कि डी कॉलम में क्या है, उसका हेडर क्या है, सी का मुझे नहीं याद, ठीक है, और इसी तरह से एफ नहीं याद। तो इस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं डेटा एंट्री, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, भूल ना जाएं, तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, ये वाला व्यू मेनू जाएंगे, फ्रीज पैन इस वक्त मैं A2 में मौजूद हूँ, A2 रेफरेंस मौजूद है, इसे हम क्लिक करेंगे और फ्रीज पैन कर देंगे। जब मैं फ्रीज पैन करूंगा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि एक आपको लाइन सी नजर आएगी, ब्लैक सी लाइन। तो एक्चुअली क्या हुआ है, पहली रो जो है वो फ्रीज हो गई है। तो अब आपको पहली रो विजिबल होगी, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको याद रहेगा कि आप किस कॉलम में मौजूद हैं और उस कॉलम का हेडर क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग डाटा एंट्री कर लेंगे। इसी तरह से आप कहते हैं कि आप टॉप रो फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, तो अब आपके पास सिर्फ फर्स्ट कॉलम फ्रीज हुआ हुआ है, यानी बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, वैसे अवेलेबल होंगी, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे राइटवर्ड तो आपके पास कॉलम 1 हमेशा विजिबल होगा, बाकी विजिबल हो या ना हो। ऐसे ही आप जो है वो टॉप रो या अनफ्रीज करेंगे तो अब कोई भी चीज़ जो है वो फ्रीज नहीं हुई होगी, रो और कॉलम जो है अब आपको विजिबल नहीं होंगे, ये चेंज होते रहेंगे। देखें हेडर जो है वो आपको रो कॉलम नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से अगर मैं B2 में आ जाता हूँ और फ्रीज करता हूँ तो अब क्या होगा कि रो और कॉलम दोनों ही फ्रीज हो गए, ठीक है। ये देखें, आप इसका मतलब है कि मैं फॉर एग्जांपल इस कॉलम में आके फ्रीज करता हूँ तो अब फ्रीज इसके मुताबिक हो जाएगा। देखें अब ये आपको लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो देखें इस पर्टिकुलर लाइन के बाद सारी चीज़ें फ्रीज हैं, ठीक है। तो फ्रीज में आप यानी इन चीज़ों को जो डाटा के हेडर्स हैं या रो हेडर्स हैं, कॉलम हेडर्स हैं, उन्हें विजुलाइज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसे जब आपने फ्रीजिंग ख़त्म करनी है तो आप अनफ्रीज लाजमी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका स्टैटिस्टिकली ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको हेल्पफुल होता है डाटा एंट्री में, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए याद रखने के जो फ्रीज पेंस की ऑप्शन है ये हमेशा ह्यूज डाटा के लिए यूज़फुल होती है। और बेसिकली इसका काम क्या है, कीप हेडर्स विजिबल वाइल स्क्रोलिंग। जब आप डाटा को, शीट्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो जो भी हेडर्स, रो या कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आपको विजिबल रहेंगे। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव फ्री स्पेंस का। इसके बाद डाटा वैलिडेशन है, ये आज हम नहीं करेंगे क्योंकि डाटा वैलिडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी रियल लाइफ काम करना है और डाटा एंट्री अगर उसकी ठीक नहीं है तो आप डाटा वैलिडेशन की बेस पे उस पर कुछ कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाकर डाटा एंटर कर सकते हैं।